नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी डीएमके। मुख्यमंत्री पलनीसामी के बहुमत परीक्षण के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में आज सुनवाई। विधानसभा सचिव ने घटनाक्रम की राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में चौथे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। गुरुवार को रायबरेली और इलाहाबाद समेत 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान। 7वें दौर के लिए नाम वापसी का काम पूरा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 10 नगर निकायों के लिए मतदान आज। बीएमसी की 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में। 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। भारत और रवांडा के बीच वीजा और विमानन समेत 3 क्षेत्रों में अहम समझौते। उपराष्ट्रपति ने राजधानी किगाली में की विकास कार्यक्रम की शुरुआत। उद्यमिता विकास केंद्र की भी होगी स्थापना। और आतंक फैलाने के पाकिस्तान के आरोपों पर अफगानिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया। 32 आतंकी ठिकानों और 85 आतंकियों की सौंपी सूची। कार्रवाई नहीं करने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मसला उठाने की चेतावनी। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ डीएमके ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इस बीच विधानसभा सचिव ने 18 फरवरी को विधानसभा में हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। वह विश्वास मत को चुनौती देने वाली डीएमके की याचिका पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी ने भले ही बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन राज्य में राजनीतिक घमासान थमा नहीं है। मुख्य विपक्षी दल डीएमके जल्द ही तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष एमके स्टालिन ने इसका ऐलान किया और संकेत दिए कि इसी बहाने अन्ना द्रमुक सरकार का शक्ति परीक्षण होगा। அப்படிப்பட்ட நிலையில ஒரு சபாநாயகர் இருக்கிறார். அது ஒழிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் எங்களை பொறுத்தவரைக்கும், நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும்। इस बीच तमिलनाडु विधानसभा सचिव ने राज्यपाल विद्यासागर राव को विश्वास मत के दौरान हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंप दी है। राज्यपाल ने विधानसभा सचिव से 18 फरवरी को कार्यवाही शुरू होने से स्थगित होने तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा था। वहीं बहुमत परीक्षण के खिलाफ डीएमके की याचिका पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने राज्य में 500 सरकारी शराब दुकानें बंद करने की घोषणा की है। மதுவிலக்கின்ற நிலை ஈடிடும் என்பது மாண்புமிகு அம்மாவின் திடமான கொள்கையாகும்। बीते शनिवार को अन्ना द्रमुक सरकार ने 11 के मुकाबले 122 मतों से सदन में बहुमत साबित किया था। कार्यवाही के दौरान भारी अवरोध के बाद डीएमके सदस्यों को मार्शल के जरिए बाहर किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस और आईएमयूएल ने बहुमत परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया था। डीएमके ने मामले की शिकायत राज्यपाल से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागालैंड के अगले मुख्यमंत्री शिरोजेली लिएजिएत्सु होंगे। नागा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ ने कल ये फैसला किया। राज्यपाल पीबी आचार्य ने लिएजिएत्सु को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इस फैसले के बाद नागालैंड में शांति के आसार बढ़ गए हैं। महिला आरक्षण का विरोध कर रहे आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े थे। नागालैंड में बीते कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई है। सत्ताधारी नागा पीपल्स फ्रंट ने शिरोजेली लिएजिएत्सु को विधायक दल का नेता चुना है। वो 22 फरवरी को शपथ लेंगे। लिएजिएत्सु नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं। आदिवासियों की मांग मानते हुए रविवार को मौजूदा मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा में विपक्ष का कोई विधायक नहीं है। नागा पीपल्स फ्रंट के 48 विधायक हैं, 8 विधायक निर्दलीय हैं, तो बीजेपी के 4 विधायक हैं। ये सभी डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड में शामिल हैं। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का विरोध कर रहे थे। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े थे। इस वजह से पिछले महीने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें।
उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के मतदान के लिए आज प्रचार खत्म हो जाएगा। 23 फरवरी को राज्य के 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें इलाहाबाद, रायबरेली, झांसी, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर शामिल हैं। वहीं 7वें दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी का काम कल पूरा हो गया। इस दौर की सभी 40 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली थी। मतगणना 11 मार्च को होगी। चौथे दौर के चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर है। गुरुवार को होने वाले चुनाव में बुंदेलखंड इलाके की ज्यादातर सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी दल बुंदेलखंड की समस्या को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जालौन के उरई में रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरई रैली में बुंदेलखंड की समस्याओं का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही बीएसपी पर इलाके की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने का वादा किया। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। प्रधानमंत्री ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीएसपी अब बहनजी संपत्ति पार्टी बन चुकी है। चुनाव प्रचार में मायावती नोटबंदी को बिना तैयारी के लिया गया फैसला बताती रही हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। सुल्तानपुर रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर इतने दुखी हैं कि अब वो बीएसपी की परिभाषा गलत तरीके से बताकर तो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सपा से गठबंधन कर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री की नीतियों को गरीब विरोधी बताने में जुटे हैं। बांदा और रायबरेली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ देश के सबसे अमीर 50 परिवारों की चिंता है। वहीं अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभाओं में बीजेपी और बीएसपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बांदा में रैली की। उनके निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद से ही प्रधानमंत्री के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता के सामने वादे करते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा पहले मोदी जी का मूड बहुत अच्छा था, मुस्कुरा रहे थे, हवाई जहाज में आज जा रहे थे, और जैसे ही गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, मुस्कुराहट गायब हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली, अमेठी समेत कई जगह चुनावी जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ अच्छे दिन का वादा करना जानते हैं। बीजेपी वालों ने तो कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बताओ कितने अच्छे दिन लाके दिखा दिए इन्होंने। हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया। बैंक के आगे खड़ा रहना पड़ा, महीनों पैसा नहीं निकाल पाए और अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, छोटा मोटा कारोबार करने के बाद जो कमाया हुआ पैसा, वो भी लेने के लिए हमें तकलीफ उठानी पड़ी। अखिलेश यादव ने वोटरों से मायावती से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 10 शहरों में नगर निकाय चुनाव के लिए आज वोट डाले जाने हैं। 43,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीएमसी के अलावा 9 अन्य महानगर पालिकाओं के लिए
1,95,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ही 11 जिला परिषदों और 118 पंचायत समितियों के लिए दूसरे चरण का मतदान भी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि महानगर पालिकाओं के 1,268 सीटों के लिए 9,208 उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 जिला परिषदों की 654 सीटों के लिए 2,956 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो 118 पंचायत समितियों के 1,288 सीटों पर 5,167 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में 16 फरवरी को 15 परिषदों में वोट डाले गए थे। शिवसेना 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीएमसी की सत्ता पर काबिज है और बीजेपी शिवसेना इस बार अलग अलग नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस भी चुनाव मैदान में है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार की तरफ से भेजे सिटीजन चार्टर बिल को लौटा दिया है। दिल्ली विधानसभा में इस बिल को सरकारी महकमों में काम को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करने के मकसद से पास किया गया था। राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार से बिल से जुड़े कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस बिल को नवंबर 2015 में पास किया गया था। बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर सरकारी बाबू काम में देरी करता है तो उसकी तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक के पारित होने को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत बताया था। 5 दिनों की अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल रवांडा के राष्ट्रपति से मुलाकात की और 1994 के रवांडा जनसंहार के पीड़ितों के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कल दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हुए। यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति आज युगांडा के लिए रवाना होंगे। सोमवार को भारत और रवांडा के बीच 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें नवाचार, विमानन क्षेत्रों और वीजा से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों देश मिलकर रवांडा की राजधानी किगाली में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना करेंगे। विमानन के मामले में रवांडा जल्द ही भारत के लिए हवाई यात्रा की सुविधा शुरू करेगा और वीजा के लिए दोनों देश एक दूसरे को जरूरी छूट भी देंगे। उपराष्ट्रपति ने किगाली में भारत रवांडा नवोन्मेष विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी की। Our bilateral relations are marked by cordiality, convergence of views and cooperation on major international issues. Bilateral trade and investment have shown a healthy rise. Trade between Rwanda and India has been steadily increasing over the past few years. इसका मकसद विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देना है। कारोबार को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के उद्योगपतियों और विशेषज्ञों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रवांडा अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में मौजूदगी बढ़ाने के लिए भारतीय साझेदारों को एक बेहतरीन मंच उपलब्ध कराता है। India-Rwanda Innovation Growth Program is being launched to expand ties in science, technology and innovation. After this pilot project, the program is proposed to be implemented in the East African community in 7 countries and will then be scaled to 7 other economic zones across Africa. रवांडा के 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उपराष्ट्रपति आज रवांडा विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। 5 दिन की अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उपराष्ट्रपति आज युगांडा के लिए रवाना होंगे। किगाली से स्मिता नायर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। गोवा में कौन ढाएगा गजब? किसकी होगी सरकार? बताऊंगा मैं गोवा से। पंजाब में किसकी होगी बल्ले बल्ले?
बताऊंगा मैं पंजाब से। उत्तराखंड में क्या है मतदाताओं के उत्तर, बताएंगे हम उत्तराखंड से। यूपी में चलेगा किसका जोर, ये बताऊंगा मैं यूपी से। मणिपुर में लगेगी किस पे मुहर, बताऊंगा मैं इम्फाल से। विशाल दहिया, पंचानन मिश्रा, अखिलेश सुमन, कृति मिश्रा, प्रणब गोस्वामी, रविंद्र सिंह शोराना, श्याम सुंदर, दिलीप खान, नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चक्राता। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले की संवैधानिक पीठ में सुनवाई का रास्ता अभी साफ नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल केरल सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर में प्रवेश को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताते हुए नोटिस जारी किया था। यूरोपियन संघ ने भारत से द्विपक्षीय निवेश समझौतों को 6 महीने बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत का इन देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता जल्दी खत्म होने वाला है। यूरोपीय संघ का कहना है कि भारत के साथ किसी तरह की व्यापार संधि नहीं होने का मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पर असर पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। उन्होंने कल दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जेफ्रे वेन ऑर्डन ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए भारत को पहले अपने निवेश समझौतों को आगे बढ़ाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत 2013 से अटकी पड़ी है। Well, there have been some difficulties in getting this free trade agreement moving, and the investment protection aspect is something that we've discussed, and hopefully there can be some movement in that in parallel with the discussions on wider trade issues. भारत ने हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई को कानून की जद में लाने के लिए पहला कदम बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और मुंबई आतंकी हमले का साजिश करता है। आतंकी गुटों के जरिए पाकिस्तान के पड़ोसियों के खिलाफ आतंकी मुहिम छेड़ने का जिम्मेदार है। उसके खिलाफ कार्रवाई को दुनिया का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज सईद समेत 5 लोगों को आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में डाल दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान वो एनएसजी में भारत की सदस्यता और मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने जैसे अहम मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। विदेश सचिव आज चीन के स्टेट काउंसलर यांग जीची से मुलाकात करके अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। यांग इस वक्त दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता में चीन के विशेष प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा वो चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री जांग येशुई के साथ सामरिक संवाद में भी शामिल होंगे। विदेश सचिव चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वो चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे से भारत पर होने वाले असर पर भी बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी सरजमी पर सक्रिय 32 आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों की सूची सौंपी है। इनमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इनमें वो संगठन शामिल हैं जिनका इस्तेमाल काबुल और दूसरे शहरों में बम धमाकों के लिए किया गया है। इसके अलावा तालिबान के 85 आतंकियों की सूची भी सौंपी गई है जो पाकिस्तान में बैठकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को 76 आतंकियों की एक सूची भेजकर उन्हें सौंपने की मांग की थी। इस बीच अफगानिस्तान ने साफ किया है कि इन संगठनों पर कार्रवाई नहीं होने की सूरत में वो इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चौकिन का कल अचानक निधन हो गया। वो 65 साल के थे। हालांकि मौत की वजहों का पता नहीं चल पाया है। निधन के वक्त चौकिन दफ्तर में काम कर रहे थे, लेकिन चौकिन 40 साल तक रूस के राजनयिक रहे हैं। इस दौरान कनाडा और बेल्जियम में वो राजदूत भी रहे। 2006 में चौकिन को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। रूस और संयुक्त राष्ट्र ने चौकिन के निधन पर गहरा शोक जताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीतियों के खिलाफ अमेरिका में लगातार प्रदर्शन जारी है।
प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क और शिकागो की सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। अमेरिका की सड़कों पर दिख रहा गुस्सा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीतियों के खिलाफ है। न्यूयॉर्क में मुस्लिम समुदाय के समर्थन और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कई नामचीन हस्तियों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। अभिनेत्री सुसैन सैरनडॉन ने भी रैली में हिस्सा लिया। We are standing here at this moment in history when it is no longer possible to be neutral. If you are silent, then you are complicit. शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर भी लोगों ने मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को 7 मुस्लिम देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अदालत के दखल और लगातार विरोध के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले में संशोधन करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मौसम से जुड़ी बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ स्थित सेस के मुताबिक इन इलाकों में अगले 24 घंटे खतरे भरे हैं। जम्मू कश्मीर के करगिल, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में भारी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति के ढलानों भरे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में हुए हिमस्खलन में 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। आईपीएल के 10वें सीजन के लिए कल बेंगलुरु में खिलाड़ियों की नीलामी की गई। इस सीजन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। पुणे ने स्टोक्स को 14.5 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। वहीं इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज मिल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 करोड़ रुपए में खरीदा। अफगानिस्तान के राशिद खान को सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ में खरीदा। वहीं कर्ण शर्मा भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। मुंबई इंडियंस ने कर्ण शर्मा को 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल के 10वें सीजन में 60 मैच खेले जाने हैं, जिनमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। बात खास शख्सियत की। जाने माने अभिनेता ओम प्रकाश की आज पुण्यतिथि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ओम प्रकाश ने हास्य फिल्म हो या गंभीर, हर रोल में अपने अभिनय से जान डाल दी। ओम प्रकाश ने शुरुआती दिनों में ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। उनका फतेह दीन कार्यक्रम काफी पसंद किया जाता था। 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में जन्मे ओम प्रकाश ने 1950 में आई फिल्म दासी से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। चमेली की शादी, चुपके चुपके, पूरब और पश्चिम, शराबी, 3 चोर और नमक हलाल जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। ओम प्रकाश को 1968 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। ये क्या करता है? कभी हमारे पांव पड़ता है, कभी हमारे गले पड़ता है। स्वीटी, इस होटल में हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है क्या? यही गले पड़ता है, लेडी लोग नहीं। सॉरी सर, क्या कर रहे हो अर्जुन? अरे दद्दू, मैं। अरे वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तू है तू। मगर क्वेश्चन ये है कि तू है कौन? अरे मैं थारा पोता दद्दू। पोता? अरे वो क्या होता? हिंदू धर्म की रीत अनुसार लड़की को खाली हाथ भी तो विदा नहीं करते। देख राम भरोसे, मत पैदा पुराने जमाने में हुआ था, मगर आजकल मैं जरा मॉडर्न हो गया हूँ। अरे जिसे कन्या दे दी सब कुछ दे दिया, और फिर कन्या के भाग में होगा जहाँ जाएगी दौलत ही दौलत होगी। मेरे बच्चे, किस्मत की बेरुखी में जिंदगी भर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन कल रात तेरी शराब के लिए तड़प मेरे से बर्दाश्त न हो सकी। मैं जानता हूँ बेटे कि तू रोटी के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन शराब के बगैर नहीं। इससे कह दो कि पति आज भी इसके लिए ईश्वर है, और ईश्वर को हिंदुस्तानी कभी ठोकर नहीं मारता। मोहन, ये मेरी बेटी है, मैं इसके आंसू देख सकता हूँ। एक बार नन्हे को अपने सीने से लगा लो, एक बार लगा लो बेटे, लगा लो। ये क्या करता है? फिल्म अभिनेत्री नूतन की आज पुण्यतिथि है। नूतन की गिनती 1950 से 60 के दौर की शीर्ष अभिनेत्रियों में होती थी। नूतन ने इंसानियत, कर्मा, चंदन, सुजाता, नसीब वाला जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी अदाकारी आज भी लोग याद करते हैं। जमाना क्या कहेगा,
छोड़ दो आंचल हिंदी फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ अदाकारा और 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री नूतन का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां का माहौल पूरी तरह फिल्मी था। उनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर अदाकारा थीं। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 में फिल्म हमारी बेटी से की। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। विमल रॉय की फिल्म बंदनी में उनके अभिनय के लिए नूतन को आज भी याद किया जाता है। फिल्म छलिया, अनाड़ी, तेरे घर के सामने, सुजाता, दिल ने फिर याद किया, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सरस्वती चंद्र उनकी काफी कामयाब फिल्में रहीं। 80 के दशक में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। मेरी जंग, नाम और कर्मा जैसी कई फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी डीएमके। मुख्यमंत्री पलनीसामी के बहुमत परीक्षण के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में आज सुनवाई। विधानसभा सचिव ने घटनाक्रम की राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में चौथे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। गुरुवार को रायबरेली और इलाहाबाद समेत 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान। 7वें दौर के लिए नाम वापसी का काम पूरा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 10 नगर निकायों के लिए मतदान आज। बीएमसी की 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में। 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। भारत और रवांडा के बीच वीजा और विमानन समेत 3 क्षेत्रों में अहम समझौते। उपराष्ट्रपति ने राजधानी किगाली में की विकास कार्यक्रम की शुरुआत। उद्यमिता विकास केंद्र की भी होगी स्थापना। आतंक फैलाने के पाकिस्तान के आरोपों पर अफगानिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया। 32 आतंकी ठिकानों और 85 आतंकियों की सौंपी सूची। कार्रवाई नहीं करने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मसला उठाने की चेतावनी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।